आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आखिर सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसको अगर देखें हम लोग तो हम लोग इसको देखते हैं कि सर्वनाम प्रायः दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। इस प्रकार सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सब का नाम होता है, अतः सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसका संबंध सब प्रकार के संज्ञा शब्दों से होता है। अन्य शब्दों में कहें तो वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति को बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, ये, जो, कोई, क्या आदि, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब सवाल है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। बात समझ रहे हैं? पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा और अंतिम होता है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्लियर? अब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि बोलने वाला, यानी बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके बारे में बात किया जा रहा हो उसके लिए प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम होते हैं उन्हें ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है? उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, अर्थात वक्ता। वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम लोग उत्तम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, हमारा, हमें आदि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो उत्तम पुरुष के लिए होते हैं। ठीक है? अगर इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि मैं मेवाड़ के राजा का पुत्र हूँ। मैं मेवाड़ के राजा का पुत्र हूँ। यहाँ पर बोलने वाला अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया है? तो मैं का, तो मैं यहाँ उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। इसी तरह एक अन्य वाक्य ले लें कि हम मेवाड़ के योद्धा केवल युद्ध जानते हैं। यहाँ भी बोलने वाला अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया है? तो हम का, तो यहाँ हम भी उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। क्लियर? इसी तरह अब मध्यम पुरुष होता क्या है कि जो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है, हमारी बात को जो सुन रहा होता है सीधे तौर पर, उसे हम मध्यम पुरुष, और उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप लोग, आप सब आदि, ये सभी मध्यम पुरुष के सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसको अगर उदाहरण में हम लोग समझें तो हम लोग कह सकते हैं कि तुम अपनी बंदूक फेंक दो। यहाँ पर श्रोता कौन है? सामने वाला। उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो तुम के लिए। यहाँ तुम मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। इसी तरह अगर एक अन्य वाक्य ले लें कि तुम्हें युद्ध की अनुमति नहीं देगा, तुम्हें वह युद्ध की अनुमति नहीं देगा। ठीक है? तो यहाँ तुम्हें क्या है? ये भी मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ है अन्य पुरुष। जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो वो उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, मतलब जो बातचीत का विषय वस्तु हो, उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग मध्यम पुरुष का सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण के तौर पर वह, वे, उसने, उन्होंने, उन्हें आदि ऐसे सर्वनाम इसके अंतर्गत आएंगे। इस
अन्य पुरुष के सर्वनामों को अगर वाक्यों में समझें तो उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि वो जो सामने खड़ा है वह मेरा भाई है। वो जो सामने खड़ा है वह मेरा भाई है। यहाँ पर वो जो है वो किसके लिए है? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर वो क्या है? अन्य पुरुष के सर्वनाम का उदाहरण होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते और देखें कि अब निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि का निश्चित बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वनाम किसी निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चिततापूर्वक बोध कराते हैं उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो सर्वनाम होंगे उसमें यह, वह, वे, ये आदि सर्वनाम आते हैं। इन सर्वनामों का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों तरह के सर्वनामों में किया जाता है। क्लियर? उदाहरण के तौर पर इसको देखें हम लोग कि यह मेरा घर है और निश्चित है। मेरा कौन सा घर है? तो यह जो घर है वो मेरा है। तो यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। इसी तरह वह मेरी माँ है। माँ है मेरी, कौन? वो जो सामने है वो मेरी माँ है। तो यहाँ पर वह जो है वो भी निश्चयवाचक है। ठीक है। अब अनिश्चयवाचक को देखें। कहते हैं जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ की निश्चित जानकारी न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें आभास तो होता है पर निश्चयपूर्वक बताना कठिन हो जाता है कि वह वस्तु या व्यक्ति कौन है। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जब इस प्रकार की अनिश्चय की स्थिति हो तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है। इसी को अगर हम लोग उदाहरण में समझें तो हम लोग देखेंगे कि चाय में कुछ पड़ा हुआ है। देखो कोई आया, चाय में पड़ा हुआ है पर क्या कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं है वो क्या गिरा है उसमें। बाहर दरवाजे पर आया है पर कौन आया ये पता नहीं है, कोई आया है। तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्लियर? अब देखें संबंधवाचक सर्वनाम। कहते हैं वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात कुछ सर्वनाम ऐसे भी होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्य का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। ऐसे सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो, सो, जैसा, वैसा, जिससे, जिसको आदि ऐसे सर्वनाम है जो इसके अंतर्गत आते हैं। इसको अगर उदाहरण में देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो सोता है सो खोता है। यहाँ पर इस वाक्य में जो सोता है सो खोता है, इस वाक्य में जो और सो ये दोनों जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। सोने वाला जो है वो जो सोता है वही खोता है। तो जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसी तरह जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो जैसा और या वैसा दोनों यहाँ पर संबंधवाचक है। क्लियर? चलिए आगे फिर देखते हैं कि प्रश्नवाचक। कहते हैं जिस सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि अनेक बार हमारे मन में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा घटना को लेकर अनेक प्रश्न उठते रहते हैं और इन्हीं जिज्ञासाओं को पूछने के लिए या जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जो सर्वनाम होते हैं उसमें कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि ऐसे सर्वनाम ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसको अगर हम लोग उदाहरण में देखें और उदाहरण में अगर समझना चाहे वाक्यों में तो हम लोग एक उदाहरण में कह सकते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पर कहाँ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो
तो यहाँ पर क्या जो है वो भी प्रश्नवाचक है। इसके सहारे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, क्या, क्यों, कैसे। ऐसे अगर कोई जिज्ञासा मन के अंदर है, वो जिस सर्वनाम के द्वारा हम व्यक्त करते हैं ना, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे है कि निजवाचक सर्वनाम, कि वे शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब ये कि जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि ऐसे सर्वनाम है जो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसको अगर वाक्यों में अगर जानना चाहें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह अपना काम कर रहा है। वह काम कर रहा है, पर किसका? अपना। वह जो काम कर रहा है वो अपने लिए काम कर रहा है, तो वह अपना काम कर रहा है। यहाँ अपना निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप आ गया, मुझे किसी ने लाया नहीं, मैं अपने आप आ गया। यहाँ पर अपने आप, मैं अपने लिए अपने आप का प्रयोग कर रहा हूँ। तो मतलब यह है कि यहाँ अपना और अपने आप दोनों निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्लियर। यहाँ एक बात और जो याद रखने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो सर्वनाम है वो वास्तव में वो सर्वनाम आपको आप मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष का सर्वनाम आप है। इसका प्रयोग हम लोग सामने वाले के लिए करते हैं, पर कभी कभी इसका प्रयोग अन्य पुरुष में भी करते हैं, अन्य पुरुष में भी करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चले कहें कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यहाँ पहले महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके लिए बोलते हैं कि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यहाँ पर आप हम लोग जैसा जानते हैं कि वो मध्यम पुरुष का, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष का है आप सर्वनाम, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग ऐसा भी देखा गया कि अन्य पुरुष में भी हो जाता है, जैसे अभी उदाहरण से मैंने बताया। एक दूसरी बात, तू या तुम, ये जो सर्वनाम है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है तू और तुम, पर इसका प्रयोग अक्सर आत्मीयता को प्रकट करने के लिए, अपनापन प्रकट करने के लिए या नज़दीकी प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। पर कभी कभी तू और तुम का प्रयोग किसी को निरादरित करने के लिए अर्थात अपमानित करने के लिए भी तुम या तू शब्द से संबोधित किया जाता है। लेकिन प्रायः आप देखेंगे तू और तुम का प्रयोग सामान्य रूप से आत्मीयता प्रकट करने के लिए, अपनापन या नज़दीकी प्रकट करने के लिए अन्य पुरुष में किया जाता है। पर कभी कभी इसका प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। तो ये थे सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, ये आपको पसंद भी आया होगा। यह पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।